हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लानर पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के जीएस के क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आने की संभावना रहती है और क्वेश्चन मैंने बहुत ही चुनिंदा लेते हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ जो एग्जाम में आने वाले रहते हैं फ्रेंड्स। और ये जरूरी नहीं है कि आरपीएफ कांस्टेबल में, ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फ्रेंड्स, और लास्ट तक बने रहेगा। जितने सारे क्वेश्चन है उतनी सारी उसकी व्याख्या भी है और इसका थ्योरी भी है और लिखा लिखाया पूरा आपको मिल जाता है फ्रेंड्स। हम लोग जब पहले क्लास करते थे तो इतना सारे बातें कम समय में नहीं मिलता था। और यहाँ पे ये जरूरी बात ये रहती है कि एक ही जगह पे आपको सब चीज़ देखने को मिल जाता है फ्रेंड। तो लास्ट तक बने रहेगा और हर एक एग्जाम में आने की संभावना रहती है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन है इंडियन बैंक, ऑप्शन 2 है सभी केंद्रीय बैंक केंद्रीकृत बैंक, ऑप्शन 3 है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन 4 है भारतीय रिजर्व बैंक। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारतीय रिजर्व बैंक। तो फ्रेंड्स, इसका जो क्वेश्चन का आंसर है आप अपने माइंड में भी हमसे पहले क्लिक कर सकते हैं और एक अनुमान लगा सकते हैं, हाँ इसका ये सही हो जाएगा। फिर इसके बाद तो मैं तो उत्तर तो बताऊंगा ही। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो फ्रेंड, भारतीय रिजर्व बैंक का ये काम ये होता है कि भारत में जितने सारे बैंक हैं और करेंसी से जितने जुड़े जो सारे काम होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ही उसको करता है। और भारतीय रिजर्व बैंक जारी जो नोट करता है उस पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर वहाँ पे होता है। और हमारे देश में जो 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का, जो सब नोट है सब इसी के द्वारा जारी किए जाते हैं फ्रेंड्स। तो आइए, आरबीआई यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए आरबीआई के बारे में हम लोग कुछ बातें जानते हैं और फैक्ट जानते हैं। और आरबीआई का गठन कब किया गया था, इसके स्थापना के समय इसके गवर्नर कौन थे और इसका मुख्यालय कहाँ था। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई की जो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। और जो एक्ट था, आरबीआई की स्थापना तो हो गया था 1 अप्रैल 1935 में, जो एक्ट था, अधिनियम था, 1934 के तहसील से गठन किया गया था। जो कमेटी थी हिल्टन यंग कमेटी थी। तो आरबीआई का जब गठन किया गया था तो एक कमेटी गठित की गई थी। तो उस कमेटी का नाम हिल्टन यंग कमेटी था। और इसके जो वर्तमान में गवर्नर हैं इसके शक्तिकांत दास हैं। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा। तो यहाँ पे शक्तिकांत दास इसके वर्तमान गवर्नर 25वें नंबर के हैं। और जब आरबीआई के गठन के समय जो मुख्यालय था कोलकाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो इसका मुख्यालय मुंबई है। प्रेजेंट टाइम में इसका मुख्यालय मुंबई है, लेकिन आरबीआई का जब गठन किया गया था तो उस समय कोलकाता इसका मुख्यालय था। और आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे ऑक्सबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के पहले गवर्नर ऑक्सबोर्न स्मिथ थे। और भारत के पहले गवर्नर जो भारत के पहले गवर्नर थे सीडी देशमुख थे। तो पूछ देता है कि आरबीआई के जो भारत के पहले गवर्नर थे उनका नाम क्या था। तो आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे भारत के उनका सीडी देशमुख था। और एकमात्र जो प्रधानमंत्री थे वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके, उनका नाम है मनमोहन सिंह। और सबसे कम दिन तक जो आरबीआई के गवर्नर थे मात्र 16 दिन, उनका नाम था अमिताभ घोष। तो ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम पूछता रहता है, बहुत अच्छे फैक्ट हैं फ्रेंड्स। और आरबीआई के लोगो जो होता है, आरबीआई का जो लोगो तो होता है, यहाँ पे देखिए ताड़ का पेड़ है और एक जानवर भी दिख रहा है। तो जानवर का नाम है बाघ। जो यहाँ पे लोगो है, आरबीआई का लोगो है, ताड़ का पेड़ है और एक बाघ है। फिर आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 किया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से आरबीआई से इतने इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हमने देखे। और देखिए हर एक इसमें कितने क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन इसी तरह लेता हूँ जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिले और अधिक से अधिक लोगों को तक पहुँचाने का काम आप है फ्रेंड्स। तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि निम्न में से उत्तर प्रदेश की पारंपरिक लोक नाटक कौन सा है। ऑप्शन है भांड पाथेर, ऑप्शन 2 है स्वांग, ऑप्शन 3 है रामलीला, ऑप्शन 4 है जात्रा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रामलीला। जो उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाटक है रामलीला है। और आइए जो ऑप्शन है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो भांड पाथेर जो है ना कहाँ का है, तो ये कश्मीर का है। लोक नाटक है, देखिए यहाँ पे लोग नाटक कर रहे हैं। तो भांड पाथेर जम्मू का है। और जात्रा जो है पश्चिम बंगाल का लोकप्रिय रंगमंच है। देखिए जात्रा का भी हम जूम करके आप दिखा देते हैं। देखिए ये पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का जात्रा हो गया और बाउल भी हो गया वहीं के पश्चिम बंगाल के लोक मंच हैं, रंगमंच है, वहाँ पे कार्यक्रम सब होते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत कहलाता है। मतलब सूर्य का जो वातावरण उसके बाह्यतम परत को क्या कहते हैं। आयन मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, आभा मंडल। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आभा मंडल कहते हैं। और सूर्य के जो बाह्यतम परत का होता है उसे किरीट भी बोलते हैं फ्रेंड्स, सूर्य के बाह्यतम परत को। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है फ्रेंड्स कि स्वदेशी खेल सिलाम्बम का
उद्भव निम्न में से किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन 2 है तमिलनाडु, ऑप्शन 3 है पंजाब, ऑप्शन 4 है झारखंड। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु। देखिए सिलाम्बम क्या होता है, सिंबल सिलाम्बम एक मार्शल आर्ट है फ्रेंड्स, और जो मार्शल आर्ट है ना, ये हथियार मतलब प्राचीन हथियार से खेला जाता है और दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। जैसे जूडो हो गया, कराटा हो गया, कुंफू हो गया, सब मार्शल आर्ट है, तो उसी तरह ये सिलाम्बा भी मार्शल आर्ट है। तो तमिलनाडु का सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे तमिलनाडु के बारे में आइए लोग फैक्ट जानते हैं। तमिलनाडु से जितने सारे क्वेश्चन है आइए उसका हम स्वाहा कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम तमिलनाडु को देखते हैं। तमिलनाडु का सबसे पहले यहाँ पे तमिलनाडु का पूछो कि मुख्यमंत्री कौन है, ये तो आएगा पक्का। जितने राज्य 28 राज्य के मुख्यमंत्री आप याद कर लीजिए, एग्जाम में आने की संभावना है। तो सबसे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री देखते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है, देखिए यहाँ पे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, ये मोदी जी नहीं, हम लोग के प्राइम मिनिस्टर है। और तमिलनाडु की जो राजधानी है आइए यहाँ पे देखते हैं। तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई है, और तमिलनाडु में जिले 38 हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा तमिलनाडु में कितने जिले? 38 हैं। और मुख्य भाषा यहाँ की तमिल है। और राज्य दिवस मतलब तमिलनाडु की स्थापना दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिलनाडु का स्थापना दिवस 14 अप्रैल को मनाया। राजकीय जो पशु है नीलगिरी ताहर है। पूछ देगा तमिलनाडु का राजकीय पशु कौन है, तो नीलगिरी ताहर है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 234 है। सॉरी, तमिलनाडु के विधानसभा सदस्यों की संख्या 234 है। और तमिलनाडु के लोकसभा सदस्यों की संख्या 39 है, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 18 है। देखिए तमिलनाडु से जितने सारे फैक्ट थे मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे और सही लगे तो मेरा क्लास लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग, लाइक और कम से कम कमेंट भी कर सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। ऑप्शन ए है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन 2 है जनता द्वारा, ऑप्शन 3 है राज्यों के द्वारा, ऑप्शन 4 है संसद के द्वारा। तो फ्रेंड्स सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति। तो यहाँ पे राष्ट्रपति मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो राष्ट्रपति से बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है हर एक एग्जाम में। तो आइए राष्ट्रपति से जितने सारे अनुच्छेद हैं हम उसको एक ही बार सब निपटा डालते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम देखते हैं। तो सबसे पहले पूछता है ना कि अनुच्छेद 52 में क्या है। तो अनुच्छेद 52 में भारत के एक राष्ट्रपति मतलब बोला गया है अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो उसका बात अनुच्छेद 52 में कहा गया है। फिर अनुच्छेद 53 में संघ कार्यकाल या शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। और अनुच्छेद 55 है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है। तो राष्ट्रपति की चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 55 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 55। फिर अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब राष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद को धारण कर सकता है। अनुच्छेद 57 है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति जो पुनर्निर्वाचन हो सकता है, मतलब ना राष्ट्रपति को फिर से दोबारा चुन जाता है। यानी कि द्रौपदी मुर्मू इस बार अगर हो गई राष्ट्रपति तो अगले बार भी हो सकती है, मतलब पुनः उनका बार बार निर्वाचन हो सकता है। मतलब वो कई बार मतलब यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकते हैं अनुच्छेद 57 के तहत। फिर अनुच्छेद 58 में कहा गया है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हताएं, राष्ट्रपति निर्वाचन होने की अर्हताएं। और अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, मतलब राष्ट्रपति की अर्हताएं जो होती है चाहे उनको होती है कि राष्ट्रपति भारत के एक नागरिक हो, वो पागल अथवा दिवाली है ना, वो 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका तो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। फिर अनुच्छेद 60 है, यहाँ पे उल्टा ये है कि वो पागल अथवा दिवाली मतलब कि वो मतलब यहाँ पे एक है कि वो पढ़ा लिखा भी अगर नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 60 में एक राष्ट्रपति का द्वारा शपथ, मतलब राष्ट्रपति जब अपना पद धारण करता है तो उस समय उसको शपथ दिलाई जाती है, तो अनुच्छेद 60 में उसका वर्णन किया गया है। फिर अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, मतलब राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन अतिक्रमण करता है तो उसके ऊपर एक महाभियोग लगाया जा सकता है। तो जो महाभियोग लगाया जाता है किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, या तो लोकसभा हो गया, तो राज्यसभा हो गया, संसद में कहीं भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं अगर राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण और उल्लंघन कर सकता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है, किसी एग्जाम में छोटे मोटे एग्जाम पूछ लेता है, जैसे पुलिस में पूछ लेता है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ था फ्रेंड्स तो 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। तो इतने सारे हम लोग राष्ट्रपति के बारे में फैक्ट जाने। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 6वां कि भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 है राज्यसभा, ऑप्शन 2 है विधानसभा, ऑप्शन 3 है विधान परिषद, ऑप्शन 4 है लोकसभा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा।
लोकसभा को पीपल ऑफ हाउस भी कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या देखिए 550 से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर वर्तमान में लोकसभा की जो सीट होती है ना, वर्तमान में लोकसभा की सीट 543 है, और इनमें से जो अधिकतम संख्या 530 सदस्य जो होते हैं राज्य द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, और जो 20 से ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेशों नहीं निर्वाचित होने सकते हैं। और वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो निर्वाचित सदस्य हैं 543 हैं। देखिए इसके बारे में यहाँ पे हम लोग लोकसभा के बारे में देखते हैं, और लोकसभा का अनुच्छेद याद कर सकते हैं सर ला, इसको बार बार मैं बताता हूँ। ये 79 हो गया, 80 मतलब सरला लोकसभा हो गया आपको 81 अनुच्छेद में, लोकसभा 81 अनुच्छेद में हो गया। फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन आगे फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, सॉरी, भारत में लघु और मध्यम उद्योग को उदार शर्तों पर छोटी अवधि के लिए और क्वांसी इक्विटी की सिफारिश के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया। मतलब भारत में लघु और मध्यम उद्योग को उदार शर्तों पर छोटी अवधि के लिए और क्वांसी इक्विटी की सिफारिश के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया। ऑप्शन 1 है स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन 2 है छोटे उद्योग के लिए SIDBI के मेक इन इंडिया लोन, इस फिर ऑप्शन 3 है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंसिंग एजेंसी, ऑप्शन 4 है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे उद्योग के लिए SIDIB के लिए मेक इन इंडिया। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स ना कि ये लोन से रिलेटेड है, मतलब सरकार कम से कम 10 साल तक आप लोगों को लोन दे सकता है, मतलब छोटे उद्योग के लिए। तो लोन से इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लोन के बारे में बताया गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। जैसे इसके क्या होता है ना कि कैटेगरी के में मशीन खरीदने के लिए चाहे 10 लाख का, अन्य कार्यों के लिए 25 लाख के रुपए का ऋण मिल सकता है आप लोगों को। इसके लिए ये होता है कि इसमें जो ऋण होता है उसकी अवधि जो होती है अधिकतम 10 साल तक के लिए होती है। इसके बारे में छोटे उद्योग के लिए कोई मशीनरी चाहिए खरीदने के लिए ना, तो इसमें छोटे उद्योग के लिए SBIDI के मेक इन इंडिया लोन का मतलब सरकार के द्वारा माध्यम चलाया गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन आगे फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस विधि में पुनर्योजन DNA की जंतु कोशिकाओं के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है। मतलब निम्न में से किस विधि में पुनर्योगज DNA की जंतु कोशिकाओं के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है। ऑप्शन इसके इंसर्जन, इनएक्टिवेशन, ऑप्शन 2 है माइक्रो इंजेक्शन, ऑप्शन 3 है बायोमेडिफिकेशन, ऑप्शन 4 है जीन स्पाइक। तो इसका जो सही फ्रेंड्स ऑप्शन हो जाएगा माइक्रो इंजेक्शन, मतलब माइक्रो इंजेक्शन का सही ऑप्शन छोटे इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन। सॉरी, जब मैं क्लास बनाता हूँ फ्रेंड्स पंखा वंखा पूरा बंद कर देता हूँ ना, तो हवा आने की संभावना, थोड़ा खांसी होने लगता है, इसलिए बंद करता, थोड़ा आप लोगों को पढ़ने में जो बाहर की आवाज़ें ना आए इसलिए दरवाज़ा खिड़की सब बंद कर देता हूँ। तो सूक्ष्म इंजेक्शन इसको बोलते हैं। माइक्रो इंजेक्शन जो होता है, सूक्ष्म इंजेक्शन एक तरल पदार्थ होता है जो सूक्ष्म या बर्डलाइन माइक्रोस्कोप के तरह पर इंजेक्शन करने के लिए एक ग्लास माइक्रोफिल्म का उपयोग किया जाता है। इसमें सूक्ष्म जीव कोशिकाओं का है, मतलब सूक्ष्म जीव कोशिकाओं का है, लेकिन इसमें अंतरकोशिकीय स्थान भी शामिल हो सकता है। तो आइए हम फ्रेंड इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन डेक्सट्रोज को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। डेक्सट्रोज को समान रूप से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 है ग्लूकोज, ऑप्शन 2 है फ्रक्टोज, ऑप्शन 3 है सेलुलोज, ऑप्शन 4 है सुक्रोज। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज। ये जो डेक्सट्रोज होता है उसको ग्लूकोज भी बोलते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र पूछ देता है बार बार, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम एक ही है। और सेलुलोज का सूत्र यहाँ पे बार बार पूछता है कि C6H10O5N, ये हो गया सुक्रोज का सूत्र हो गया। और अरे सॉरी, सेलुलोज का सूत्र है, सुक्रोज का सुक्रोज मतलब चीनी होता है जो गन्ने के रस से निकाला जाता है। तो सुक्रोज के यहाँ पे सूत्र है C12H22O11, ये सुक्रोज का सूत्र हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र पूछता रहता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले विश्व की ... का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब ओलंपिक में जो 5 छल्ले हैं किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन 1 है 5 देशों के, ऑप्शन 2 है 5 महासागरों के, ऑप्शन 3 है 5 महाद्वीपों के, ऑप्शन 4 है 5 सभ्यताओं के। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5 महाद्वीप।
मतलब ये जो छल्ले जो हैं 1 2 3 4 5 छल्ले हैं ना, 5 महाद्वीप के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नीला छल्ला जो है यूरोप को दर्शाता है, और पीला छल्ला जो है एशिया को दर्शाता है, और काला छल्ला जो है अफ्रीका को दर्शाता है, और हरा जो छल्ला है ये वाला, तो इसको ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, और लाल अमेरिका को दर्शाता है। तो देखिए ओलंपिक में जो 5 है ना, ये एकता का प्रतीक भी इसको बोल सकते हैं आप, क्योंकि जी 5 महाद्वीप है ना, तो एकता भी यहाँ से बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह मैंने इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाए थे, और हर एक प्रकार जितने मुझको आता था उसको और अधिक आपके सामने जानकर और पेश किया मैंने। और कोई भी त्रुटि हो फ्रेंड्स क्षमा कीजिएगा। और देखिए इसमें हर एक प्रकार का मैंने इसमें क्वेश्चन डाला था आप लोगों के बीच। और ज़्यादा मैं क्लास लंबा नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं ना कि कम समय में छोड़ते हैं, तो इसलिए मैं कम समय में आप लोगों को बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, और लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम एक बार तो मेरी क्लास आप पूरी देख लीजिए। बहुत मेहनत करता हूँ फ्रेंड्स, मैं खुद अपने आप से इतने सारे क्वेश्चन जो है खुद इसको डिजाइन करता हूँ और खुद बनाता हूँ फ्रेंड्स। इसको बनाने में बहुत मेहनत लग जाता है, और फ्रेंड्स थोड़ी मेरी मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा लगती है। आपसे उम्मीद है कि आप हमको आगे बढ़ाइए। धन्यवाद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी बताइए, और मेरी क्लास कम से कम कमेंट कर दीजिए। एक बार तो कम से कम मैं आपसे उम्मीद करता हूँ एक बार मेरी क्लास लास्ट तक देख लीजिए, और सपोर्ट बनाए रखिए फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को निराश नहीं करूँगा, बहुत इस पर मेहनत करता हूँ। आप लोगों को सोचता हूँ हर एग्जाम में कोई भी आए तो हमारे क्लास से ही सवाल फंसे। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।